नमस्कार दोस्तों, एसएम के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद। तो संसद के अंतर्गत जो है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 3 चीज़ों से मिलकर जो संसद बनती है। संविधान के तहत संसद जो है वो विधानमंडलों का एक संघ है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें 2 आ गया, एक राज्यसभा आ गया, एक लोकसभा आ गया। तो राज्यसभा हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव जो और गठन जो होता है वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव जो किया जाता है वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और लोकसभा का गठन राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा होता है, जो वयस्क मताधिकार प्रणाली और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। मतलब लोकसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि का हम लोग चयन करते हैं वो डायरेक्ट जनता उसको चुनती है, डायरेक्ट जनता चुनती है वयस्क मताधिकार द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 81 में इसमें लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा में मेंबर कितने आते हैं? राज्यसभा के सदस्य की संख्या जो है वो 250 है, 250 है। तो इसमें से 250 सदस्य है, तो उसमें 238 सदस्य जो है 238 सदस्य जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा होते हैं। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा होते हैं। और 12 सदस्य जो आते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 238 और प्लस 12 250 हो गया। इसलिए राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हुए? 250 हुए। और लोकसभा में क्या, लोकसभा का जो मेंबर जो है सदस्य हैं वो 545 होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग किया गया जो अधिकतम इसमें हम लोग 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। तो इसमें से जो है 530 जो है वो राज्यों से आते हैं और 2 जो है आंग्ल समुदाय के हैं और 13 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। तो ये 530 प्लस 2 प्लस 13 कितना हो गया? 545 हो गया। तो ये हो गया हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के बारे में पढ़ें तो पहले इसको हम लोग पहले साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको ये करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में आज। राज्यसभा को जो है हम लोग राज्यसभा को जो है हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। और हम लोग जो है इसको हाउस ऑफ एल्डर, उच्च सदन, ये हम लोग कहते हैं। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। तो इसमें जो है राज्यसभा का हम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। राज्यसभा संसद का जो है वो अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो है वो संसद का जो है वो अस्थायी सदन है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक सदस्य जो इस राज्यसभा का जो कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। इसमें जो है इसके जो 1/3 सदस्य है प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। इसके जो 1/3 सदस्य हैं, इसके 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो हैं
वो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो पदमुक्त होते हैं। ये राज्यसभा में हम लोग का ये है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सदस्य के लिए योग्यताएं, सदस्य के लिए योग्यताएं, सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 30 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। उसकी जो आयु निर्धारित की गई है 30 साल की आयु निर्धारित की गई है। 30 साल की आयु निर्धारित की गई है। और सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। तीसरा ये है कि संसद यदि चाहे तो कोई और योग्यता बना सकता है। तीसरा ये भी है, संसद यदि चाहे तो इसमें कोई और भी योग्यता बना सकता है। अगर संसद चाहे तो वो फिर योग्यता बना सकता है। अब हम लोग राज्यसभा के कार्य देखेंगे। राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं। तो राज्यसभा के कार्य हैं हम लोग क्या है देखते हैं। राज्यसभा के जो कार्य हैं इसमें दिया गया, जो राज्यसभा और लोकसभा जो है एक दूसरे के पूरक हैं। राज्यसभा और लोकसभा जो है एक दूसरे के पूरक हैं। राज्यसभा और लोकसभा जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं। इसका मतलब ये है कि कार्य इसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा बिना लोकसभा की सहमति से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है जो राज्यसभा जो है वो बिना लोकसभा की सहमति से कोई कार्य नहीं कर सकता है। उसको कोई भी कार्य करने के लिए उसको लोकसभा की सहमति जरूरी होती है। अगला हम लोग देखते हैं विधायी शक्ति। राज्यसभा की विधायी शक्ति क्या क्या है। विधायी शक्ति, राज्यसभा की विधायी शक्ति। तो राज्यसभा की विधायी शक्ति में यह है कि धन विधेयक छोड़कर अन्य सभी विधेयक जो है राज्यसभा में लाए जाते हैं। धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक जो है वो राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। सिर्फ धन विधेयक जो है वो लोकसभा में सबसे पहले पास होता है। धन विधेयक को जो है राज्यसभा में लाया नहीं जाता है, उसे डायरेक्ट लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसमें क्या है, विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यसभा को जो है धन विधेयक छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में लाए जाते हैं। लेकिन विधेयक जब तक लोकसभा में पारित नहीं होता है तब तक कानून नहीं बनेगा। जब तक विधेयक जो है लोकसभा में पारित नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले उसे लोकसभा में पारित होना जरूरी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा के पास समान अधिकार है। सामान्य विधेयक पर जो है राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार है। सामान्य विधेयक पर जो है राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार है। दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। वैसे विधेयक जो लोकसभा में से पारित हो गए हैं, वैसे विधेयक जो लोकसभा से पारित हो गए हैं और राज्यसभा उस विधेयक को 6 महीने अपने पास रोक सकता है। 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकता है। वैसे विधेयक जो लोकसभा में पारित हो गए हैं और राज्यसभा उस विधेयक को 6 महीने अपने पास रोक सकता है, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकता है। राज्यसभा किसी विधेयक को खत्म नहीं कर सकता है। राज्यसभा जो है कोई भी विधेयक को वो समाप्त नहीं कर सकता है। किसी विधेयक को वो समाप्त नहीं कर सकता, ये राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है। कोई विधेयक को वो समाप्त नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो राज्यसभा की वित्तीय अधिकार क्या है। अब वित्तीय अधिकार देखते हैं। वित्तीय अधिकार, वित्त अधिकार के अंतर्गत राज्यसभा को जो है वो धन विधेयक के विषय में राज्यसभा को नाम मात्र का अधिकार है। वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक के विषय में जो है राज्यसभा को नाम मात्र का अधिकार है। यह अधिकार धन विधेयक संबंध में जो अधिकार है वो लोकसभा को प्राप्त है। इसे सिर्फ नाम मात्र का अधिकार प्राप्त है। नाम मात्र का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त
है। ठीक है, तो इसमें जो है धन विधेयक के विषय में राज्यसभा को नाम मात्र का अधिकार है। जब भी धन विधेयक राज्यसभा के पास पारित होने के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा उक्त विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। जब भी धन विधेयक जो है राज्यसभा के पास पारित होने के लिए भेजा जाता है, तो ये जो है राज्यसभा जो है उस विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता है। राज्यसभा जो है उस विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता है, 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता है, अधिक नहीं रख सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को जो है वो 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के विषय में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकते हैं, लेकिन उक्त सुझाव सहित विधेयक को 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा भेजा जाएगा, अन्यथा विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। राज्यसभा जो है धन विधेयक के विषय में अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन उस विधेयक को और वो सुझाव उसे 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस भेजना पड़ता है। और अन्यथा अगर वो 14 दिन के बाद आप 14 दिन के अंदर वापस नहीं जाएगा, तो अन्यथा वो विधेयक अपने आप पारित समझा जाएगा, वो अपने आप पारित हो जाएगा, स्वतः पारित माना जाएगा। धन विधेयक के लिए जो है राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक के लिए जो सुझाव राज्यसभा देगा वो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, लोकसभा उसको नहीं मान सकता है। जो सुझाव उसको राज्यसभा देगी धन विधेयक के संबंध में, राज्यसभा जो देगी वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा। अगला जो है प्रशासनिक कार्य, तो राज्यसभा के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य क्या आते हैं ये हम लोग देखते हैं। प्रशासनिक कार्य, राज्यसभा के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य क्या क्या है देख लीजिए। तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या है कि प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा कोई भी जानकारी अपनी मंत्री द्वारा सदन में ले सकता है। प्रश्नकाल के दौरान जो है राज्यसभा कोई भी जानकारी प्रश्नकाल के दौरान जो है राज्यसभा कोई भी जानकारी अपने सदस्य से वो ले सकता है, अपने मंत्री द्वारा मतलब सदन में ले सकता है वो, और मंत्री से अपना सदन में जाके वो ले सकता है। अभी देखिए क्या है, आगे देखते हैं कि कानून बनाने में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने में जो है राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के संबंध में राज्यसभा को जो है लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। बनाने के संबंध में राज्यसभा को जो है लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। दोनों को बराबर शक्ति इसमें प्राप्त है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि ये राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन कर सकता है। राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन कर सकता है। ये राज्यसभा का ये अधिकार है, वो लोकसभा के साथ मिलकर वो जो है कानून में संशोधन कर सकता है। अगला हम लोग देखते हैं कि अन्य कार्य में क्या क्या आते हैं। अन्य कार्य ये लास्ट है राज्यसभा के बारे में। अन्य कार्य में हम लोग देखेंगे, अन्य कार्य के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। राज्यसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। निर्वाचन में जो है ये भाग ले सकता है राज्यसभा के सदस्य। अगला है इसमें जो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदमुक्त कर सकता है। राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकता है। पदमुक्त कर सकता है।
ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदमुक्त कर सकता है, और लोकसभा के साथ मिलकर। अगला जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पदमुक्त कर सकता है। वो जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पदमुक्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पदमुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों को भी पदमुक्त कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है। तो इसमें ये है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी वो जो है पदमुक्त कर सकता है। अगला है लास्ट ये है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल को 6 महीने के लिए मान्यता प्रदान करता है, लोकसभा के साथ मिलकर। ये भी जो लास्ट कार्य जो है ये भी ये लोकसभा के साथ मिलकर ही करता है, लोकसभा के साथ मिलकर ही करता है। लोकसभा के साथ के बिना ही इसका कोई भी काम नहीं होता है, इसको लोकसभा के साथ मिलकर ही सारा कार्य करना पड़ता है राज्यसभा को। तो लोकसभा के साथ मिलकर जो है इसको राज्यसभा को जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल को 6 महीने के लिए मान्यता 6 महीने के लिए मान्यता प्रदान करता है, वो भी लोकसभा के साथ मिलकर। तो यही है आज लास्ट अन्य कार्य। आशा है आप लोग को राज्यसभा के बारे में ये टॉपिक अच्छी से समझ में आई होगी। अगर कोई आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगला हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे वो लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा की विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति, ये सब हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।